सभी बच्चे ध्यान देंगे। पिछली क्लासेज में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास को कैसे उसकी लोकेशन कैलकुलेट करें। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने दो मेथड बताया। एक तो आपका समेशन मेथड है और एक इंटीग्रेशन मेथड है। समेशन मेथड तब लगाएंगे जब हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में पार्टिकल एक कोई यहाँ रखा है, एक वहाँ रखा है, वहाँ रखा है। लेकिन अगर हम मान लीजिए आपका जो बॉडी है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन मेथड में जाएंगे। हमने इंटीग्रेशन मेथड से जो सेंटर ऑफ मास निकालने के कई तरीके बताए। जैसे हमने एनुलर आर्क के लिए बताया, आपका जो हेमी स्फेरिकल बॉडी होता है, हेमी स्फेरिकल बॉडी में जैसे आपका हॉलो हेमिस्फीयर हुआ, उसका सॉलिड हेमिस्फीयर। तो इन सब का सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू है वो हम सॉल्व कर पाते हैं, उसको हमने इससे पिछली क्लास में बताया। दूसरा हमने ये भी बताया कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका अगर लोकेशन की बात करें तो वो लोकेशन एक्चुअली निकालने के लिए हम दो मेथड तो जानते ही हैं। बाकी सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करने में आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी करने होंगे, जिससे आपको कुछ कॉन्फिडेंस उसमें आएगा, कुछ उसमें विश्वास आएगा कि हम सेंटर ऑफ मास सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे। वैसे मैं बता दूं कि आपका अगर पिछली क्लास में जो हमने बताया कि अगर आपका ये आर्क है और ये आप कह सकते हो कि ये आपका अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस r है। और तो जो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा, इसका मास अगर हम मान लेते हैं m है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे कहीं होगा जो कि 2r/π डिस्टेंस से होगा। ये लोकेशन होगी सेंटर ऑफ मास की और सेमी सर्कुलर रिंग। अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इसके लिए अगर इसका मास m है, इसका रेडियस आप r करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कहीं होगा और इसका आप जो वैल्यू है 4r/3π। इसको बेसिकली याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिनमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको याद कर लीजिए। वैसे एक और हमने बताया कि रॉड जो होता है, तो ये तो बड़ा कॉमन सी बात है। रॉड का तो बहुत ही कॉमन है, सबको याद रहता है कि ये L लेंथ की रॉड है, मास m है, तो इसका जो है L/2 लेंथ पर सेंटर ऑफ मास होगा। इसकी भी इन क्वेश्चन में अभी कराएंगे तो उनमें ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपको मैं बताऊं, जैसे हॉलो हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास हमने बताया था कि ये r/2 होगा, यहाँ कहीं होगा। बाकी अगर सॉलिड आपका हेमिस्फीयर है, अगर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं होगा और वो होगा 3r/8 पे होगा। ये सॉलिड की ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी, 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 सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ये सॉलिड होगी। बाकी अगर हम बात करें कोन में क्या होगा, एक होता है हॉलो कोन होगा। उसके लिए अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो अगर इसकी हाइट h है तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो h/3 हाइट पे होगा। यहाँ से h/3 यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा h/3 हाइट पे। अगर हम बात कर लें कि ये सॉलिड कोन है, मान लो ये सॉलिड कोन, अब ये सॉलिड कोन है और इसकी हाइट अगर h है
साइड एच है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ से h/4 पे होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। अब ये जो लोकेशन है जैसे h/4, h/3, 3r/8, r/2, 2r/पाई, 4r/3 पाई, ये वैल्यू l/2, ये वैल्यूज आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको याद रखनी होगी अगर आपको क्वेश्चन करने हैं। और कंप्यूटेशन में चूँकि समय कम होता है, उसी समय में जल्दी से आपको वैल्यू सॉल्व करनी होगी, तो ये वैल्यू याद रहेंगी, इसको डिराइव करने का वहाँ समय नहीं मिलेगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा और याद रख के फिर आप क्वेश्चन पे जाएंगे। तो बेसिकली हम आपको बताएं कि इन वैल्यूज़ को आप याद रखिए। एक बात और याद करने में थोड़ा हम हिंट कर दें, हिंट ये है कि जैसे आप देखिए इसमें और इसमें देखिए, अब जैसे एग्ज़ाम समय में मान लीजिए आप भूल जाते हैं कि हॉलो का h/3 होगा कि सॉलिड का h/3 होगा, तो इसमें थोड़ा हिंट है। हिंट ये है कि आपका जो सॉलिड कोन है उसमें अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मास शिफ्टेड है इधर नीचे की ओर, ज़्यादा मास है, क्योंकि आपका सॉलिड होगा तो ऊपर थोड़ा मास कम होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे मास ज़्यादा होता जाएगा। मास जब ज़्यादा होता जाए तो जिधर मास ज़्यादा है सेंटर ऑफ मास भी उधर ही शिफ्ट हो जाता है। आप देखिए हॉलो में क्या है, यहाँ से h/3 पर है, हॉलो में यहाँ से h/3 पर है, जबकि सॉलिड में आप देखेंगे तो ये h/4 पे ही मिल जाता है, यानी h/4 दूरी चलोगे वैसे मिल जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास आपका क्या हुआ कि शिफ्ट हो गया टूवर्ड जिधर मास डेंसिटी ज़्यादा होती उधर ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम कुछ इस पर बेस्ड जो है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम जो है वो कराते हैं, और हमने कुछ क्वेश्चन इधर साइड में बोर्ड पर लिख रखे हैं। मैं एक एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करता हूँ जो कि बेस्ड है सेंटर ऑफ मास की टेक्निक पर, मतलब सेंटर ऑफ मास के जो फार्मूले आपने निकाले, इंटीग्रेशन और समेशन मेथड यहाँ नहीं लागू होगा। यहाँ पे जो फार्मूला हमने पहले से हमारे पास है उसी पर वैल्यू रखकर हम इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब देखते हैं चलिए हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लीजिए आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है इस बॉडी का, ये बॉडी है और इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, ये आप कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन 1 जो है वो हम कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड है ये, और इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। हुआ क्या है यहाँ पर कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक रॉड रखी है, ये रॉड रखी है क्योंकि एक्स एक्सिस ये 0 0 है, ऑरिजिन है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये 0 0 है, इसको आप ऑरिजिन कह सकते हैं। ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रॉड रखी है जिसका मास m है और लेंथ l है। ठीक, और इसमें एक छोटा सा मास रखा हुआ है और इसको आप पॉइंट मास कह सकते हैं, पॉइंट मास, और ये पॉइंट मास जो है वो m है, इसका मास कैपिटल M है। इसी तरह से एक रॉड हमने रख दिया है अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एक रॉड रखा है, और इस रॉड का भी जो लेंथ है, इस रॉड का भी जो लेंथ है आपका वो L है और मास M है, मास M है, लेंथ L। अब अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें तो सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर इस रॉड की बात करें तो इस रॉड का जो है सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका यहाँ पर है, और ये देखा जाए तो कितनी दूरी पर है, ये है L/2 डिस्टेंस पर है, और ये हमने बताया है कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर रॉड यूनिफॉर्म
मास डेंसिटी रखता है। तो जैसे रॉड, इसका मास डेंसिटी अगर यहाँ से यहाँ थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस रॉड के मिड पे होगा, बीच में होगा, L/2 पे होगा। वही बात हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ये मास यूनिफॉर्म मास डेंसिटी रखता है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे। और सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में आप ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर होल बॉडी का मास सपोज किया जाता है कि कंसंट्रेटेड, यानी सपोज किया जाता है कि पूरी बॉडी को अगर हटा दें तो सेंटर ऑफ मास पे पूरी बॉडी का मास हम मानते हैं कि रखा हुआ है। चलिए, तो अगर हम ये कहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास तो ये यहाँ होगा, और इसको कह लीजिए आप C1। इसी तरह से इसका सेंटर ऑफ मास तो C2 कह लो। और इस रॉड के लिए अगर देखेंगे तो इस रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास जो होगा उसको आप C3 कह लीजिए, और ये अगर लेंथ देखेंगे तो ये L/2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास C2 है वो आपका L लेंथ पे रखा हुआ है, ठीक है। हमने इसको पॉइंट मास बोला है, इस बॉडी को हमने पॉइंट मास कहा है। तो जो पॉइंट मास कहा है तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम नेग्लिजिबल कह रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ दूरी है वही यहाँ से यहाँ की दूरी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये L नियरली जो है आपका, ये डिस्टेंस नियरली लगभग L है यहाँ से। अब हम करते क्या हैं, हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इसको डायग्राम फिर से दोबारा फिर बनाएं और हम ये देखते हैं कि ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो देखा ये जाए कि अगर ये रॉड हटा दिया तो रॉड हटाने के बाद हम ये कहते हैं कि इस रॉड की जगह पे हमने एक C1 जो है, C1 की जगह हमने कहा ये मास m रखा हुआ है, यानी इस रॉड का मास m था। तो हमने सपोज कर लिया कि सेंटर ऑफ मास पर इस रॉड का मास रखा हुआ है, तो वही हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये रॉड हटा दिया और इसकी जगह हमने कहा कि एक मास रखा है m जो कि C1 पे रखा हुआ है। इसी तरह से आपका जो C2 है वो पॉइंट मास था ही, तो उसको हमने यहाँ दिखाया और इसको कह दिया ये आपका L/2 पर है मास, और इसको हमने कहा कि m मास यहाँ भी रखा हुआ है और इसको कहा ये L डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस। अब अगर हम इस रॉड की बात करें तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास था वो यहाँ पे था, यानी इस पॉइंट पर इस रॉड का पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा। यानी इस हम रॉड को हटा देते हैं और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं और हम कहते हैं ये पॉइंट है C3 और इस पर इस रॉड का सारा मास कंसंट्रेटेड है, लेंथ है L/2 यहाँ से। अब हमको क्या हुआ, आसानी ये हुई कि हमने रॉड के सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन रख दिया। अब क्या है, ये देखा जाए तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में पार्टिकल, जैसे अलग अलग पार्टिकल रखे हुए हैं वो वाली फॉर्म आ गई। यानी आपको एक तो इंटीग्रेशन मेथड से निकालना होता है, दूसरा डिस्क्रीट फॉर्म से। तो डिस्क्रीट फॉर्म से ही अधिकतर निकालना होगा। इंटीग्रेशन मेथड से जब आप निकालने जाएंगे तो वो आपके कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो डिस्क्रीट फॉर्म पे जैसे आप देखिए इसको हमने कन्वर्ट किया, डिस्क्रीट फॉर्म में आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपने पढ़ा है कि x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब चूंकि यहाँ तीन पार्टिकल हैं, m1 m2 m3 तीन पार्टिकल हैं, तो हमने x सेंटर ऑफ मास में जो फार्मूला लगाया वो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 लगाया अपॉन में m1 प्लस m2 m3 के पास। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते, मान लीजिए 3 के बजाय आपके होते 10-12 होते, तो हम इस फार्मूले को आगे तक ले जाते, आगे बढ़ा के लिख देते। चलिए x सेंटर ऑफ मास सॉल्व करते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास में वैल्यू रखिए, पहली वैल्यू इसकी रखिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा L/2, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे L, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, L/2। अब जरा वैल्यू रखिए,
तो m1 मतलब है x1 मतलब है L/2 प्लस m2 मतलब है x2 मतलब है L प्लस m3 मतलब है m, यहाँ पे मास m है इसका, तो m हो गया इंटू x3 मतलब है आपका 0 अपॉन ये m प्लस m यानी 3m हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर फर्दर सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा 3/2 ml अपॉन 3m, 3/2 ml अपॉन 3m। m से m कैंसिल हो गया, इसको आप 3/1 लिख दें तो सॉल्व करेंगे तो यह रहेगा 3/6L, यानी ये L/2 के आया, L/2 आ, यानी x सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट L/2 आएगा। अब जरा हम y सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अगर हम y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो y सेंटर ऑफ मास के लिए आपको फार्मूला लिखना होगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 रखना पड़ेगा। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो m हो जाएगा y1 की वैल्यू, देखो y1 की वैल्यू 0 है यहाँ पर, कहाँ पे ये y1 की वैल्यू हो गई 0, तो ये 0 हो गया। फिर प्लस m y2 की वैल्यू 0 है, 0 रखो, प्लस m y3 की वैल्यू L/2 है, अपॉन हो जाएगा 3m। तो ये जो सॉल्व होगा m से m कैंसिल कर दो, ये आएगा L/6 y सेंटर ऑफ मास। तो कहने मतलब हुआ कि यहाँ से वैल्यू जो सॉल्व हुई कि x सेंटर ऑफ मास कामा y सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट सॉल्व हुआ है वो आपका हुआ है L/2 कामा L/6, ये हुआ L/2 कामा L/6। लगभग ये कहाँ पे होगा मैं आपको बताऊँ, ये आएगा L/2 कामा L/6, तो ये यहाँ से लगभग यहाँ पे कहीं आएगा, ये दूरी आपकी L/6 होगी और ये जो दूरी है L/2 है, ये आएगा L/2 कामा L/6। ये सेंटर ऑफ मास है इस होल ऑफ सिस्टम का, इस होल ऑफ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो हमने देखा कि जैसे आपका ये 2 रॉड और एक पॉइंट मास, 2 रॉड और एक पॉइंट मास लिया, तो हमने सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास लिख लिया। पहले ये जो रॉड का है वो हम जानते हैं कि पॉइंट सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाया और उससे हमने ये डायग्राम निकाल के और फिर इसमें फिर हमने डिस्क्रीट फॉर्म में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करते चले गए। वैल्यू हमने प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू रखते चले गए। अगर देखिए मैं बता दूं, अगर ये मास इधर होता तो यहाँ पे माइनस डिस्टेंस लेते, ये वेक्टर फॉर्म में वैल्यू रखना होता है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए सभी प्लस हुआ, अगर वही एक आध इधर होता यहाँ पे तो निगेटिव रखना पड़ता और फिर हमें सॉल्व इक्वेशन इस तरह से देखना पड़ता। तो इस तरह से ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसका ये आंसर आपका सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद में
जो अगला क्वेश्चन है उसको हम, उसमें ये दिया हुआ है कि जैसे आपका ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हम ये ले लेते हैं कि मान लीजिए ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, और सेमी सर्कुलर रिंग में इसका जो रेडियस है उसको हम आर लेके चलें, आर कैपिटल आर रेडियस है, कैपिटल आर। और इस पर क्या है कि इसमें ये दिया है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पर इस तरह से ये सेमी सर्कुलर रिंग प्लेस है। तो अगर इसका मास हम लेके चल रहे हैं कि मान लो है 2m दिया हुआ है, तो मास 2m ले लें, और एक छोटा सा पॉइंट मास रखा हुआ है, यहाँ पॉइंट मास रखा है, तो पॉइंट मास रखा है, इसका मास जो है हम मान के चल रहे हैं m। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ये 0 0 है, ये आपका 0 0, ये 0 0 है, और यहाँ ऑरिजिन पर, यानी ऑरिजिन पर अगर इस सिस्टम का, सिस्टम मतलब ये रिंग और इस मास का सेंटर ऑफ मास लाई करता है, तो क्वेश्चन ये है कि इफ सेंटर ऑफ मास लाइज एट द ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, तो इसमें अगर देखें तो पूछा ये गया कि बताइए कि आपका ये जो डिस्टेंस है x है, अगर तो x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया आपसे। पूछा ये गया कि x की वैल्यू क्या होगी अगर इन दोनों, यानी ये रिंग हो गया सेमी सर्कुलर रिंग और ये पॉइंट मास, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर लाई करे यहाँ पर ऑरिजिन पर, तो आपका x की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है मैंने दिखाया अभी कि यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, यहाँ से होगा 2r/5, ये ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं कि एक तो आपका, एक तो ये बॉडी हो गया और इसका सेंटर ऑफ मास C1 है, और एक ये पॉइंट मास है, इसका सेंटर ऑफ मास C2 है। तो इसको फिर से हम बनाए अगर डायग्राम, तो हम ये दिखा सकते हैं कि ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस वाले रिंग के लिए, इस वाले रिंग के लिए जो सेंटर ऑफ मास है, इसका मास 2m है, और ये सेंटर ऑफ मास जो आया वो 2r/5 है। यानी इस रिंग को हटा दिया, इस रिंग को हटा दिया और इसकी जगह एक पॉइंट मास रखा जिसको हमने 2m कर दिया। और ये जो बात है वो किससे रखा हमने, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में यही बताया गया कि अगर बॉडी को हम हटा दें तो वहाँ पे ये माना जाता है कि उस बॉडी का होल ऑफ मास उस सेंटर ऑफ मास पर। ये कॉन्सेप्ट लेते हुए हमने यहाँ रखा और इसको हमने C1 नाम दे दिया, C1 नाम दिया। चलिए अब इधर आते हैं, इधर अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट मास है इसको हमने कह लिया है m मास है, और इसको हमने C2 कह लिया, और इसका डिस्टेंस x है यहाँ से, जबकि इसका डिस्टेंस 2r/5 है। हमसे कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पर है 0 0 पर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास इसका 0 0 पर। अब आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो आप अगर देखें तो अलोंग x एक्सिस, जो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला अलोंग x एक्सिस होता है वो आपको मालूम है कि x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होता है m1x1 प्लस m2 x2। दो पार्टिकल है इसलिए m1x1 प्लस m2x2 पर ही रोक देंगे, फिर आगे चलेंगे m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो m1 की जो वैल्यू है वो आप देखिए यहाँ पर कितनी है, ये 2m इंटू x1 प्रॉपर, अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन लेते हुए चलें तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस का 2r/5 ले सकते हैं, प्लस अब m2 मतलब है m, और x2 की जगह x रखेंगे, mx हो जाएगा अपॉन 2m प्लस m हो जाएगा, और x सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 पे है। तो
तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने पर आएगा, ऊपर देखते हैं यहाँ पर, ये सॉल्व करने पर आएगा -2r अपॉन पाई इंटू m प्लस mx इक्वल टू 0, और इसको फिर m कैंसिल कर दिए, इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको उधर ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा 2r अपॉन पाई। यहाँ की मास जो है, मास 2m है, ये मास आपका 2m है, तो m से कैंसिल हुआ, यहाँ 2 होगा तो ये हो जाएगा 4r अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन पाई। ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमने भी डिस्क्रीट फॉर्म में फार्मूला रख के इसको सॉल्व किया है, डिस्क्रीट फॉर्म में रख के सॉल्व किया है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए बात करते हैं, ये 3 क्वेश्चन होते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले तो हम ये हटा दें, इसे इसको रिमूव कर दें। अब जो बाकी 3 क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं। इनमें एक कॉन्सेप्ट आपको, हमें इन 3 क्वेश्चन को कराने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई बॉडी है और इस बॉडी का मान लीजिए मास जो है वो 4m है, और इससे हमने कोई एक टुकड़ा जो है कट करके निकाल दिया, इसको एक टुकड़ा कट किया और बाहर किया, और इसका मास मान लो है, ये मास बाहर कर दिया। तो जब इस मास को बाहर करेंगे तो यहाँ पे एक जगह बन जाएगी, स्पेस बन जाएगा, और ये ब्लैंक स्पेस यहाँ हो गया, खाली स्पेस हो गया, ये होल हो गया। और वो किस लिए हुआ कि यहाँ पर जो आपका मास था उसको निकाल के हमने बाहर कर दिया। अब अगर देखा जाए तो ये मास यहाँ पे कितना बचा, तो पहले आपका था, आप ऐसे समझ लो, पहले ये आपका टोटल जो मास था ये आपका 4m था, 4m। फिर हुआ क्या, हमने एक टुकड़ा यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया, तो ये आपका बचेगा फिर 3m मास बचेगा। तो पहले ये डिस्क था, मान लो एक डिस्क था, बॉडी है, डिस्क है, या स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, या डिस्क है, तो उसमें से एक टुकड़ा हमने निकाल के बाहर कर दिया। तो हुआ ये कि पहले ये 4m मास का था, उसके बाद में हमने देखा कि ये 3m बचा, m मास निकल गया, तो यहाँ पे m मास की जगह बची है, m मास यहीं बैठा था, इसको बाहर किया। ठीक, अगर इसको हम ये देखें दूसरी तरह से, तो इसको अगर उठा के इधर लाएं, इसको उठा के इधर लाएं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये था आपका 4m मास का, ये 4m मास का बॉडी है। और फिर क्या हुआ कि अगर इसको इधर लाएं तो हम लिखेंगे कि ये m मास का बॉडी जो है उधर लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा इधर। तो अगर ये 4m मास का बॉडी था, उसमें -m मास घटाया, तो आपका ये बच गया, आपका ये 3m मास का बॉडी बचा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे बोल सकते हैं निगेटिव मास का कॉन्सेप्ट। निगेटिव मास का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि इस बॉडी से हमने क्या दिखाया कि एक टुकड़ा निकाला और बाहर कर दिया, तो देखिए ये बॉडी से एक टुकड़ा निकल के बाहर बैठ गया, इसका मास है। अगर हम इसको दूसरे तरह समझें, नीचे हमने दिखाया, तो इस मास को अगर इधर उठा देगा तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक
मास था, निगेटिव मास था, जिसको इससे हमने घटा दिया, माइनस किया, तो ये ऐसा शेप मिल गया। तो जब भी कभी क्वेश्चन में इस तरह का शेप मिले तो आप क्या करेंगे कि इस वाले शेप का मास को हम पूरा बॉडी लेंगे, उसके बाद इस वाले शेप के मास को हम उसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। जैसे कुछ फिर से देख लीजिए, ये बॉडी था, इससे हमने क्या किया कि इस बॉडी से ये वाला मास हमने बाहर किया, तो ये दिस मास प्लस दिस मास, दिस बॉडी बना। अगर हम इसको उठा के इधर लाएं तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इस बॉडी से हमने ये मास माइनस किया तो ऐसा शेप बन गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं निगेटिव मास का कॉन्सेप्ट है। निगेटिव मास कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव मास। और इससे हम फार्मूला क्या बनाएंगे, जैसे अभी तक हम लिखते थे कि x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 लिखा हमने, मान लो, या आप इसको जनरल लिख दो, जनरल ये लिखते थे कि r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट अगर लेके चलेंगे तो यही फार्मूला हम लिख लेंगे कि r सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 और माइनस m2 r2 अपॉन m1 माइनस m2। मतलब ये अगर एक का मास इसको m1 कह दिया और ये m2 हो जाएगा, जो हमने बाहर किया, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक का आपका मास m1 और एक का m2, तो m1 में से m2 हमने घटा दिया। इसी को हम ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला फिर हम चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा कोई बॉडी आता है जिसमें कैविटी हो, होल हो या मास वहाँ से हटाया गया हो, तो फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला नहीं रहेगा। इस फार्मूले को आप लगाएंगे, इसको सभी लोग बच्चे ध्यान से नोट कर लेंगे और ध्यान से समझ लेंगे कि इसको हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। इसको हमने ध्यान से आपको समझाया भी है कि अगर ये बॉडी है, इससे छोटा मास निकाल के बाहर करें तो हम यही इसके बारे में यही कहेंगे कि इसको और इसको सब करो तो यही बॉडी मिल जाएगा। अब इसी बात को ऐसे समझ सकते हो कि इस मास को इधर ले आओ, इस मास को इधर लाए तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा। हम कह सकते हैं इस बॉडी से अगर ये माइनस इतना मास माइनस कर दो तो ये बॉडी बन जाएगा। इसी को हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास कहते हैं, इसी बात को हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास कहते हैं। चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं और ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन ये कराने हैं, वो आप देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन पहले मैं आपका ये उठा लेता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि आपका ये बॉडी इस तरह का बॉडी, ये मान लो इस तरह का बॉडी है। इसमें आपका ये आपका एक्स एक्सिस है और इसमें आपको मैं बताऊं कि ये आपका वाई एक्सिस है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये आपका जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ की लेंथ है, ये लेंथ है 2l, ये 2l लेंथ है। आपका जो ये वाली लेंथ है वो l है, ये भी लेंथ l है। और मैं फिर बताऊं कि ये जो लेंथ है ये वाली, ये भी 2l है। और फिर आप जानते हो कि फिर आप निकाल सकते हो कि ये वाला लेंथ, हाँ एक और बात, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये आपका 4l है, ये 4l। तो आप देख सकते हो अगर ये 4l है
तो ये 2L है आपका, और यहाँ पे देखें अगर ये 2L है, ये 2L है, ये L है और ये L है, तो इसको L + 2L + L, यानी ये लेंथ जो हो जाएगी वो 4L हो जाएगी। ये आपकी 4L लेंथ। अब हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसके हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। इसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे सॉल्व करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास से निकाला जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो टुकड़ा है ये है, इस वाले टुकड़े को हम कह लें कि ये नेगेटिव मास, यहाँ से ये मास यहाँ से हटा दें। यानी फुल बॉडी का मास हम देखें, पूरी बॉडी का मास मान लो है m, उससे ये वाला मास निकाला जाए। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका अगर पूरी बॉडी का एरिया देखें, तो पूरी बॉडी का एरिया अगर a है और हमने मास m कह लिया फुल बॉडी का, तो पूरी बॉडी का एरिया a कहा। जैसे इस एरिया को निकालना चाहूँ तो ये निकल आएगा, कितना होगा ये 4L और इंटू ये 4L, ये हो जाएगा 4L इंटू 4L, ये आपका एरिया फुल बॉडी का। अब उसमें से हमने ये वाला जो मास है, इस वाले मास को हमने इस वाले एरिया को बाहर किया, और इस पूरी बॉडी का जो एरिया है मास का वो m मास पूरी का है। फिर हमने इस वाला का एरिया देखते हैं ये A1 के लिए। A1 इक्वल टू कितना होगा, A1 हो जाएगा आपका, A1 इक्वल टू कितना होगा 2M इंटू 2M। अगर इसमें हम देखें कि ये आपका यहाँ से कि A एरिया का मास है m, इसलिए यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m/a, इसलिए A1 एरिया का मास कितना ये होगा m/a इंटू A1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे m/a, a मतलब 4L इंटू 4L, और A1 मतलब होगा 2L इंटू 2L। यहाँ सॉल्व करें तो 2L कैंसिल करोगे, 2 इंटू 2 आ जाएगा, यानी ये m/4 आएगा, m/4 आएगा। यानी यहाँ से m/4 मास हमारा बाहर हुआ है, और ये आपका एक हिसाब से नेगेटिव मास हो जाएगा, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बॉडी इस x एक्सिस के इधर और इधर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो सेंटर ऑफ मास जो y सेंटर ऑफ मास होगा उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं नज़र आएगी, वो इसी को। अगर हम x सेंटर ऑफ मास सॉल्व करें तो x सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और इस तरह से x सेंटर ऑफ मास आपका सॉल्व होगा। m1 की वैल्यू यहाँ देखेंगे, m1 की वैल्यू मान लो ये पूरा बॉडी m1 पहली बॉडी, तो इसको m यहाँ पे m लिख दिया। x1 की वैल्यू हम देखते हैं, x1 की वैल्यू आपको देखनी होगी, कितना होगा, ये होल बॉडी है और इसका जो अगर हम इधर लेंथ लें तो ये 4L है। तो जब 4L है यहाँ से, तो आपका जो इसमें एक और बात बतानी है, ये y एक्सिस जो है, y एक्सिस यहाँ पर प्लेस हुई क्वेश्चन में y एक्सिस आपका यहाँ ना प्लेस होके ये आपका यहाँ पे, ये यहाँ ये क्वेश्चन जो दिया है उस हिसाब से y एक्सिस यहाँ पर, जब y एक्सिस यहाँ पर है तो आपका जो x1 देखा जाए तो इस पूरी बॉडी को आप अगर एक इधर देखें अगर, तो लेंथ 4L लेंथ है, 4L लेंथ है अगर, तो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2L पर, और इसी तरह y सेंटर ऑफ मास देखेंगे इस बॉडी का तो वो भी 2L पर होगा। यानी कहने का मतलब है कि 2L मतलब होगा कि यहाँ से यहाँ, इधर से इधर, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन 0 0 पे होगी तो ये 2 आ जाएगा।
अब हम वाई सेंटर ऑफ मास पे जाएंगे, m2 की वैल्यू हो जाएगी m/4 इंटू वाई सेंटर ऑफ मास, सॉरी x2 की वैल्यू देखें तो x2 की वैल्यू हमें लिखेंगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा और वो हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमें निकालना है। x2 की वैल्यू ये L2L है तो 2L का हाफ हो जाएगा L हो जाएगा, L आएगा और ये जो है माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर अपॉन ये m माइनस m/4 आएगा। इसको सॉल्व करें प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3m/4, ऊपर आएगा माइनस m/4 इंटू L, m/4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस L/3 इसका सेंटर ऑफ मास। यानी अगर इस होल सिस्टम की बात करें तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास लगाते हुए यहाँ माइनस वैल्यू की सॉल्व किया, प्रॉपर सॉल्व करने के बाद ये मिला कि माइनस L/3 पे आ रहा है और माइनस L/3 मतलब होगा कि आपका जो ये है 0 है, इधर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, इधर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, तो माइनस L/3 मतलब यहाँ से इतना दूरी पर यहाँ से ये L/3 इधर होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा इसका L/3। हमने चूँकि ये बॉडी को सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया था तो y एक्सिस के सॉल्वेशन से हम बच गए, क्योंकि बॉडी जो है ये एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकली प्लेस्ड था, इसीलिए हम वाई सेंटर ऑफ मास हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा और वो आपका इसी एक्सिस पर यानी वाई सेंटर ऑफ मास 0 पर रहा, 0 रहा। हमें एक्स सेंटर ऑफ मास सॉल्व करके हमने वैल्यू बता दी है और ये सॉल्व हुआ आपकी वैल्यू L/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ और सभी बच्चे चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। और चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हम दिखा रहे हैं कि एक आपका प्लेट होगी और इसका ये प्लेट, इसमें से क्या हुआ है कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क जो है इसमें प्लेट से हमने क्या किया है, ये आपका पहले वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये 0 है। ये प्लेट है, इसमें से हमने एक सेमी सर्कुलर डिस्क को कट करके बाहर कर दिया है और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि इसका ये डिस्टेंस r है, तो ये आपका r है, ये भी आपका r होगा। तो इस तरह से ये प्लेट थी और इसका मास मैं कह रहा हूँ पहले m, यानी m1 की वैल्यू जो है
M1 की वैल्यू वो M है, और हमने यहाँ से आपका ये डिस्क जो है कट करके सेमी सर्कुलर प्लेट कट करके बाहर कर दिया। अब इस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास सॉल्व करना है, इस सिस्टम का। अब हम पहले देखें कि होल जो मास, टोटल मास इस प्लेट का वो कितना रहा होगा, वो देखते हैं। उसको हमने M किया कि टोटल मास, तो टोटल मास जो एरिया अगर देखें तो ए एरिया जो है ये वाला टोटल एरिया ये होगा R इंटू 2R, R ये और 2R ये रेक्टेंगुलर एरिया है, ये टोटल एरिया है। फिर जो एरिया हमने इसको आप कहेंगे A1, ठीक है। दूसरा जो एरिया हमने कट करके बाहर किया वो A2 कहिए। A2 जो है वो सेमी सर्कुलर डिस्क है, यानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया हमने कट करके बाहर किया, इसको आप A2 कहिए। अब देखिएगा कि अगर टोटल का मास, अगर हम ये कहते हैं कि इसका मास मान लो है M, तो इसका मास कितना होगा ये देखते हैं। तो इसका मास अगर M है तो ए एरिया का मास होगा M, तो आपका यूनिट एरिया का हो जाएगा M बाई ए, इसलिए A2 एरिया का हो जाएगा M बाई ए इंटू A2। इस तरह से M अपॉन R इंटू 2R इंटू A2 मतलब होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये मास होगा। और ये जो मास होगा तो इसका मास होगा, ये मास होगा पाई बाई 4M, और ये A2 का मास होगा, A2 इस वाले का मास होगा, इसको आप M2 कहेंगे, इस मास को M2 कहेंगे। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 x1, और ये बाहर मास दिया है ये, तो इसको आप माइनस चाहो लिख लो, फिर बाद में वैल्यू में माइनस लिख देंगे, तो हम रखेंगे तो माइनस लिख देंगे। अब M1 की वैल्यू होगी M और x1 की वैल्यू, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखिए इस वाले पूरे सीट का, तो ये L/2 डिस्टेंस पर यहाँ कहीं होगा इसका, तो L/2 पे होगा, यानी R/2 पे होगा, R/2, और ये माइनस हो जाएगा पाई बाई 4M, पाई बाई 4M, और x2 का वैल्यू निकालना है हमें अपॉन M माइनस पाई बाई 4M मिल जाएगा। यहाँ से M कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, यानी अगर हम देखें सॉरी x2 की वैल्यू, इसका x2 की वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्क है, तो डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास हमने बताया है वो हमने लिखा चुके हैं 4R, वो हम लिखा चुके हैं 4R अपॉन 3 पाई, 4R अपॉन 3 पाई, और इससे ये फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे। ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास रखेंगे जो कि आपका नेगेटिव मास सिस्टम में है, डिस्क का रखेंगे, होल सीट का रखेंगे, और ये सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ये होमवर्क जो आपका सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन आपको फिर से दे रहे हैं, और वो जल्दी से एक क्वेश्चन और करा देते हैं लास्ट में, और जल्दी से देखिएगा। ये लास्ट में 5वां क्वेश्चन देखिए, और इसमें आपका ये क्वेश्चन इस तरह का है, जैसे मान लो ये आपका डिस्क है, और इस डिस्क से क्या हुआ है, या आप इसको अगर चाहो तो डिस्क मानो, या इसको सॉलिड स्फेरिकल बॉडी मान लो, कुछ भी मानो। इससे एक छोटा सा ये पार्ट निकाल के बाहर कर दिया गया है, और ये एक्चुअली कट करके बाहर ना करके नहीं किया गया, इसको पलट दिया गया, इसके ऊपर टेबल कर दिया गया। यानी हुआ ये है
इसको निकाल के कट करके इसी पे इधर कर दिया, पलट दिया है। तो डिस्क है, डिस्क के केस में ऐसा पॉसिबल है कि इसको कट करके इधर पलट। तो इस पूरे डिस्क का अगर हम देखें तो इस पूरे डिस्क का जो मास है, अगर हम मान लेते हैं m रहा हो, और इसका एरिया, टोटल एरिया, यहाँ पर एक बात और बता दें कि आप कह लीजिए कि ये डिस्टेंस a है और ये आपका a/2 है, a/2। तो आप देखेंगे कि इस पूरे एरिया का जो मास है, यानी मान लीजिए a एरिया है, तो a एरिया होगा पाई a² तो इसका मास अगर हम कहते हैं तो यूनिट एरिया का मास हो जाएगा m/πa²। इसलिए आपका इस वाला एरिया का, इस एरिया का πa/2 का होल स्क्वायर एरिया का मास हो जाएगा πa²/4 पाई², m/4 आएगा। अब ये मास चूंकि बाहर हुआ है तो इसमें कॉन्सेप्ट हम देखिए क्या लगाते हैं। देखिए इसको फिर से हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अराउंड हमने सिमेट्रिकली प्लेस किया। तो यहाँ पे वाई सेंटर ऑफ मास फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो जीरो हो जाएगा। वाई सेंटर ऑफ मास सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने इधर जितना मास जैसा है वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन इधर है, इसलिए वाई सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। हम एक्स सेंटर ऑफ मास देखते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इतना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन लोग हैं। एक ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट वाला मास हो गया, एक पूरा बॉडी, और एक जो पलट के इधर रखा हुआ हो गया। ये m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखेंगे कि होल बॉडी का मास अगर m है, उसमें से ये वाला कट करके बाहर हुआ तो -m/4, और फिर इसको उठा के इधर रख दिया तो प्लस m/4। अब जरा इस पर आके ऊपर वाले पे तो ये m और x1, अब होल डिस्क है उसका सेंटर यहाँ पे होगा, 0 0 पे होगा, तो x1 की वैल्यू 0 हो गया, प्लस अगर इसका जो बाहर किया गया है तो वहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, -m/4। तो जो बाहर पोर्शन किया गया उसका अगर देखें सेंटर, तो उसका सेंटर ऑफ मास ये रहा होगा, a/2 होगा। और इसको पलट के इधर रखा हुआ, ये प्लस होगा मास m, और अगर इधर जाएंगे, इधर रखा गया है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से इधर की ओर होगा, और ये -a/2 होगा, -a/2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो ये m आएगा। और तो ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर ये आपका a/8, ये m ऊपर भी कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आपको हो गया -a/8 -a/2। तो अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर जो होगा 8 होगा, और माइनस का a होगा, -5 होगा, 4 होगा, ये -5a/8। यानी कहने मतलब होगा जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो बेसिकली यहाँ से पहले तो ये अगर ना जोड़ते तो ये इधर ही शिफ्ट होता, और ये अगर जोड़ते नहीं तो ये होता ये जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से आपका 5a/8 पर आ जाएगा यहाँ इधर। चलिए इतने क्वेश्चन हमने बताए ये, इसको आप बेहतर तरीके से घर पे अपने आप ही सॉल्व करिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिले उनको करिए, सॉल्व करिए, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट पर जाकर जितने क्वेश्चन लगाएंगे आप उतना प्रैक्टिस होगा, अभ्यास होगा, और आपको उतना कंपटीशन के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है।
सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सेलरेशन का और सेंटर मास के लिए वेलोसिटी का, सेंटर मास के लिए पोजीशन का एक फार्मूला बताया था टू बॉडी सिस्टम। जैसे दिखाते हैं आपको, फिर से दिखाएंगे कि आपको मैं बताया कि आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होता है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वन टाइम डिफ्रेंशिएट करने के लिए मिल जाएगा बी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 मिल जाएगा। अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ए सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 मिल जाएगा। ये हमने तीन बातें बताई, ठीक है। इससे पहले अब अगर हम इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो ए सेंटर ऑफ मास है वो अगर दो बॉडी है, मान लीजिए दो बॉडी, एक बॉडी m1 मास का है और दूसरा m2 मास का है, इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका हो सकता है a2। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा टू बॉडी सिस्टम का, वो मान लो यहाँ पे कहीं है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो हम निकालते हैं अगर तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। इसी तरह वेलोसिटी की बात कर लेंगे, इसी तरह पोजीशन की बात कर लेंगे, यानी ये वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा ए पर जो लगा और मतलब पहली बॉडी पे जो लगा और दूसरी बॉडी पे जो लगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर्स हम देखेंगे और तब हम निकालेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास रिजल्टेंट पोलर सिस्टम का कितना है। आपको मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो सभी पार्टिकल पर अलग अलग जो एक्सेलरेशन लगता है उनका वेक्टर सम करते हैं, तो रिजल्टेंट जो होता है वो होता है एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। वो हम कैसे दिखाते हैं हमने बताया था कि जैसे मान लो आपका एक्स ये एक्सटर्नल है और ये टोटल है, सिग्मा लगा है, यानी जितना फोर्स लगा टोटल फोर्स जो है किसी बॉडी पर जो टोटल फोर्स लगता है सभी पार्टिकल पर वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर, यानी कोई भी बॉडी है उस पर हजारों लाखों जितने फोर्स लगे सबको सम करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी के मास से अगर हम उसको डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलेगा। यहाँ पे m क्या है, m होल सिस्टम ऑफ बॉडी का मास ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी का, या सिस्टम ऑफ और मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल ये मास है और ये जो एक्सटर्नल है वो जितने तरह के बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं, जितने तरह के फोर्स लग रहे हैं सबको सम करेंगे और सबका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट में जो इंटरनल फोर्सेज लग रहे होंगे उनका सम तो जीरो हो जाएगा, बाकी जितने बचे हुए फोर्स हैं वो सब मिला लीजिए तो वो ये एक्सटर्नल फोर्स है। और अगर हम इस मास को इससे डिवाइड करें तो ये एक्सेलरेशन मिलेगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। चलिए हम कुछ सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर कराते हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें और अच्छी तरह से आप लोग इसको घर पे भी रिवाइज करके काम कर सकें इस पर। चलिए देखते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये, और इसमें ये कहा गया है कि आपका एक प्रोजेक्टाइल है जो कि यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और ये आपका u स्पीड से जा रहा है, u स्पीड, और u आपका 100 मीटर पर सेकेंड,
100 मीटर पर सेकंड वैल्यू। और यहाँ पर एंगल हमने जो लिया है ये एंगल 37 डिग्री लिया है। 37 डिग्री लेने का कारण भी होता है एक्चुअली साइन 37 डिग्री लेने से फ़ायदा ये होता है इसकी वैल्यू 3/5 होती है, आसानी से ये सॉल्व हो सकती है। अब जैसे साइन 60 लेते तो होता है √3/2, अब √3/2 में √3 की वैल्यू 1.732 देते हैं। तो सॉल्वेशन में कैलकुलेशन में थोड़ा आसान रहे इसीलिए किताबों में अधिकतर केस में वो क्या करते हैं कि 37 डिग्री वैल्यू ले लेते हैं। इससे क्या होता है साइन 37 3/5 होता है। अभी कॉस 37 देखें तो वो क्या होता है 4/5। तो ये कैलकुलेशन पर्पज से आसान हो जाता है, इसीलिए कई केसेस में 37 डिग्री वैल्यू जो है हम लोग ले लेते हैं। चलिए आगे की बात करें। तो यहाँ से अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो होता क्या है कि ये आपका जो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो ये आपका एक्सप्लोड हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा इसमें। और विस्फोट होने पर देखिए क्या होता है, इसका यहाँ पर जो मास है ये 4m मास है, इसका 4m मास है यहाँ पर जब विस्फोट नहीं हुआ था। विस्फोट के बाद क्या हुआ कि ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक टुकड़ा जो है वो 3m मास का होता है, एक m मास का। तो m मास का जो छोटा टुकड़ा है, छोटा पार्टिकल है, वो तो वहीं गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, वो आगे नहीं जाता है। और ये छोटा सा पार्टिकल यहाँ जो है m मास का वो नीचे गिर जाता है डाउन। लेकिन और ये कहा गया है, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्लोजन जब हुआ तो m मास का पार्टिकल तो वहीं ड्रॉप कर दिया, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन जो 3m मास का पार्टिकल बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो आपका आगे चला जाता है और वो आपका कहीं आगे गिरता है। यहाँ पर ये यहाँ पर आपका 3m मास का पार्टिकल दे रहा है। तो बाकी आपसे पूछा ये गया है कि आपका जो ये 3m मास का पार्टिकल है वो कितनी दूरी पर होगा फ्रॉम लॉन्चिंग ऑफ दैट रॉकेट या लॉन्चिंग ऑफ दैट बम। तो जहाँ से बम को लॉन्च किया गया है वहाँ से जो बड़ा इसका पार्टिकल है, बम विस्फोट जब हुआ तो एक पार्टिकल तो यहीं फॉल हो गया, लेकिन दूसरा पार्टिकल उछल के गया है काफ़ी दूर, वो 3m मास का है। और वो कितनी दूर गया है वो x की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, ये क्वेश्चन है। जबकि इसको इस बम को फेंका गया है u स्पीड से, मतलब 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है, 37 डिग्री पर फेंका गया है। और इसको जब प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट किया गया 37 पर, तो ये जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो ये विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के बाद एक पार्टिकल अलग होकर काफ़ी दूर आगे गिरता है, वही दूरी बतानी है कितना दूर गिरेगा। और एक पार्टिकल वहीं पर ड्रॉप कर जाता है, ड्रॉप करने मतलब है इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाती है और वहीं फॉल हो जाता है m मास का। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक्सप्लोजन जो होगा, विस्फोट जो होगा, तो विस्फोट के दरमियान जो भी फोर्स होते हैं वो इंटरनल फोर्स होते हैं। और इंटरनल फोर्स होने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का सम 0 होता है। और इंटरनल फोर्सेस का सम 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास जिस स्टेट ऑफ मोशन में होगा उसी में बना रहेगा, उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चूँकि उस पर फोर्स नहीं लगेगा। इंटरनल फोर्स का सम चूँकि 0 होता है तो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज ऑन द सेंटर ऑफ मास वो 0 रहता है, जिससे सेंटर ऑफ मास का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। और स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास जिस ट्रैक पर ये बॉडी चल रहा था उसी ट्रैक पर ही जाएगा, यानी ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा। और ये इसका ट्रेजेक्ट्री जो होगा वही पुराना पाथ होगा और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये अपने पुराने ट्रेजेक्ट्री पर ही रहेगा, इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि एक्सप्लोजन के दरमियान जो फोर्सेज लगते हैं वो इंटरनल फोर्सेज होते हैं और उनका सम 0 होता है, जिसका कोई इम्पैक्ट सेंटर ऑफ मास के मोशन पर नहीं पड़ेगा। अब इसके आगे की बात करें
इसके आगे हम देखेंगे कि अगर हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता लगाएं तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो है वो तो ले जाएगी, वो कहाँ, यहाँ से यहाँ जो होगा ये आपका ये आर कहलाएगा। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये 100 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा और थीटा 2 अपॉन जी, 10 कर लीजिए, जी की वैल्यू 10 कर लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 कर लीजिए। और ये आपका साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर ये आएगा आपका 25 इंटू 10 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और फिर 10 से तो 40 हो गया, और ये 12 24 कितना हो गया, तो ये हुआ 96 मीटर। ये 96 मीटर रेंज आएगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी 96 मीटर। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ की इसका लोकेशन। तो हम एक काम करते हैं कि आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बनाते हैं और देखते हैं सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे आप सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब x सेंटर ऑफ मास जो है, x सेंटर ऑफ मास यहाँ से 960 पर है। m1 मतलब m कितने पर है, m इंटू ये हाफ पर है, जो मैक्सिमम हाइट होता है वो हाफ रेंज पर होता है, तो हाफ रेंज मतलब वो 960 का हाफ, 960 का हाफ हो जाएगा, प्लस ये आपका 3m है, और x2 का वैल्यू हमें निकालना है। x2 यहाँ से यहाँ जो x2 है उसी को x कह रहे हैं और वो निकालना है, x वो निकालना है अपॉन m प्लस 3m। ये जो है सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा 960 इक्वल टू mm यहाँ से हटा दीजिए तो हो जाएगा 960 प्लस 6x अपॉन 4। इसको फर्दर ऊपर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 960 इंटू 4 इक्वल टू 960 प्लस 6x प्लस 6x। 960 रह जाएगा, 3 इंटू 960 हो जाएगा इक्वल टू 6x। 3 से कैंसिल करो 2 और 2 से कैंसिल करो तो हो जाएगा 2 4 या 8 2 6, यानी x की वैल्यू आएगी 480 मीटर। तो ये टोटल वैल्यू जो आएगी x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से सेंटर ऑफ 960 यहाँ पे सभी बच्चे देखेंगे, ध्यान दीजिए ये 2 से कैंसिल करने पर ये 480 आएगा, तो ये कैंसिल करने पर 480 आएगा। और इसको फिर सॉल्व करें, ये आपका हो गया 480 माइनस होगा, 480 होगा। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये 24 2 38 480 प्लस 6 480 माइनस 2
480 माइनस करेंगे तो होगा 20, टू डिवाइड करेंगे इसमें 960 जो है 960 यहाँ लिखा आपने, तो आपने 960 लिखने के बाद फिर आपका एम यहाँ 3m लिखो, तो आपका 960 से ऊपर हो जाना चाहिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, और इसको फिर से हम देख लेते हैं, इसको फिर से देखें तो यहाँ पर जो ये 480 हुआ, तो ये आपका एलसीएम लगा के 3x होगा, और ये 480 होगा। तो आपका जब सॉल्व करेंगे तो ये 480 और ये 4, ये 3 होगा, 3 होगा, ये फिर आएगा, इधर माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 3 सॉल्व करें, 3 होगा ये 3x, ये आपका 3x होगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा 1120 हो जाएगा। बस इतना, ये थोड़ा कैलकुलेशन में आपको देखना था, ये कैलकुलेशन आपका ही पार्ट है, आपको इसको कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करना है। तो बाकी कॉन्सेप्चुअल जो बातें हैं वो हम देखकर यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम एक्चुअली पेज है जिस पर आपका प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपका 2 ब्लॉक हैं जो फिसल रहे हैं, जो गिर रहे हैं। 2 ब्लॉक हैं, एक का मास m है और दूसरे का भी मास m है। ये दोनों ब्लॉक जो है इसी पर रखे हुए हैं और ये नीचे की ओर स्लिप कर रहे हैं। एक यह एंगल इधर का 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दोनों ब्लॉक अगर यहाँ से नीचे की ओर गिरेंगे, स्लिप करेंगे, तो आपको जो रिजल्टेंट सिस्टम है, इन दोनों ब्लॉक को सिस्टम मान लें, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है उसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। यानी आपको सॉल्व ये करना है कि ए सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड सॉल्व करके बताना है कितना होगा। ये आपका सिस्टम दिया हुआ 2 सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम मास को सिस्टम मानिए और इन दोनों मास सिस्टम के अंदर का सेंटर ऑफ मास आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें तो हमें क्या करना होगा, एक एक्सिस लेंगे। एक्सिस मान लो हम इधर मान लेते हैं, आपका एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं। देखिए एक्सिस मानने का आपको तरीका बता दें कि एक्सिस आप इधर भी मान सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे इधर एक्स एक्सिस मान लिया, इधर वाई एक्सिस मान लिया। एक्सिस जब भी होता है तो 2 एक्सिस आपस में क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। एक्सिस दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। और एक बार कि अगर एक तरफ आपने पॉजिटिव लिया है तो उसके अपोजिट जो है निगेटिव हो जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव लिया तो इधर निगेटिव होगा, अगर इधर पॉजिटिव लिया तो इधर निगेटिव होगा, इधर निगेटिव लिया तो इधर पॉजिटिव होगा। तो एक्सिस जब भी लें तो उसमें मतलब एक्सिस लेने में आप घबराएं नहीं, वो बड़े आराम से लिया जा सकता है। एक्सिस क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है और कहीं भी ली जा सकती है। उसका पॉइंट जो है कहीं भी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है, ऑब्जर्वेशन, जैसे ये मूल बिंदु है जिसको हम सेंटर कह रहे हैं, ये मूल बिंदु है, ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन आप कहीं भी ले सकते हैं जहाँ से आपको कैलकुलेशन करना हो, जिस बिंदु से। जैसे यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ ये जो है यहाँ पर आपने ऑरिजिन ले लिया, यहाँ से आप वाई एक्सिस पे देख लेंगे चल के, एक्स एक्सिस पे चल के देख लेंगे। तो हमने क्या किया है, ऑरिजिन जो है ये एक्सिस ले लिया, इसका ऑरिजिन यहाँ ले लिया है।
अब आगे चलते हैं इसमें अगर बात करें तो इस बॉडी पर एक फोर्स लगेगा mg, डाउनवर्ड होगा। उसका अगर कंपोनेंट बात करें तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर होगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आपका कैंसिल नहीं होगा और ये इस पर एक नेट फोर्स इस पर लगाएगा। तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा mg sin 60 के बराबर आएगा, mg sin 60 बराबर। इसी तरह इस पे बात करें तो एक नीचे की ओर mg लगेगा और mg का एक कंपोनेंट तो इधर को होगा और एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की ओर से इधर जो लगेगा, इधर की ओर लगेगा, एक नीचे ऐसे लगेगा। तो ये वाला तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके कारण इस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा। लेकिन इधर वाला जो फोर्स होगा, इधर ये mg sin 30 जो लगेगा वो इसको नीचे इधर की ओर ले जाना चाहेगा, इधर की ओर ले जाना चाहेगा। तो अगर देखें तो इस ब्लॉक पर जो A1 लग रहा है, A1 वो लग रहा है g sin 60, क्योंकि इसका जो मास है उससे डिवाइड कर दें तो ये आपका g sin 60 होगा। इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें सेकंड ब्लॉक। अगर सेकंड ब्लॉक पर जो A2 होगा वो हो जाएगा g sin 30 हो जाएगा, g sin 30 हो जाएगा, ठीक। और दोनों का मास समान है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कि A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होगा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर हम देखें m1 और m2 की वैल्यू m है और m1 मतलब A1 की वैल्यू यहाँ है g sin 60 प्लस m2 की वैल्यू m है, A2 की वैल्यू देखें तो ये आपका है g sin 30। अब एक बात और, जब भी हम वेक्टर लिखते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमें g sin 60 की डायरेक्शन देना होगा। अब डायरेक्शन हमने क्या कर रखा है, इधर x एक्सिस दिया है और x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब आई कैप हो जाएगा, वो भी प्लस में आई कैप होगा, ये आई कैप। इसी तरह से आपका इधर देखा जाए y एक्सिस है और y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये j कैप हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर यह आएगा n तो कैंसिल हो जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा और ये sin 60 की वैल्यू होता है √3/2 आई कैप प्लस ये sin 30 की वैल्यू होता है 1/2 g j कैप। और इस तरह से आप इसको अगर सॉल्व करें तो ये A सेंटर ऑफ मास आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, मैग्नीट्यूड होगा A सेंटर ऑफ मास मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ये दिस स्क्वायर g √3, यहाँ पर g √2 बाहर कर दीजिए और अगर g/2 बाहर कर दिया, अंदर बचेगा √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इस तरह से आप गया g/2, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अंदर होगा 3 + 1 यानी आ जाएगा g/4 × 2 यानी आएगा g/2। इसका आंसर हो जाएगा g/2 और g/2 जो आंसर आएगा ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और वो भी मैग्नीट्यूड जो है वो आपका इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अगर निकालने के जाएंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आपका ये x वेक्टर है मान लो इधर और x वेक्टर है x एक्सिस का जो वेक्टर है ये i है और ये आपका y एक्सिस की तरफ वेक्टर है g j है, ये वेक्टर। तो इसका जो वेक्टर है
राइटिंग है। और इसका डायरेक्शन अगर बात करें तो डायरेक्शन आप चाहो तो थीटा लेंगे तो tan थीटा जो है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1/2 अपॉन 3/2। इसको सॉल्व करें हम तो आएगा 1/3, मतलब ये हो जाएगा एंगल कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आएगा। क्या आएगा, क्या आपका 30 डिग्री। यानी ये अगर देखा जाए तो ये सेंटर ऑफ मास होगा 30 डिग्री इधर से, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री सेंटर ऑफ मास। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन में जाके। ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और हमने इसको कैलकुलेट किया है। चलिए इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि आपका एक रोप है, एक रस्सी है जिस पर कुछ बंदर जो है या मंकी वो लटक रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ये पहला बंदर है और ये एक्चुअली कह रहे हैं कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ऊपर जा रहा है, यानी ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। दूसरा मंकी जो है वो रोप को पकड़ के और वो नीचे की ओर जा रहा है और a इक्वल टू है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये नीचे की ओर जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर जा रहा है और ये भी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। एक और मंकी है जो कि रस्सी को पकड़ के रुका हुआ है और वो v इक्वल टू 0 पर है, वो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड पर। और इसमें एक चौथा मंकी है जो कि आपका v इक्वल टू कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, मान लो नीचे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन सभी मंकी के द्वारा इस पर सीलिंग पर कितना फोर्स लगाया जाएगा, इस रस्सी के द्वारा सीलिंग पर कितना फोर्स लगाया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, ये रस्सी जो है सीलिंग पर जो फोर्स लगाएगी, ठीक है, उतने ही फोर्स सीलिंग रस्सी पर लगाएगी और वो आपका टेंशन से कैलकुलेट होगा, एक्चुअली सीलिंग रस्सी पर जो फोर्स लगाएगी वही रस्सी सीलिंग पर लगाएगी और ये कहाँ से कैलकुलेट होगा, इसके टेंशन से। अब देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका वेट जो है 15 किलोग्राम है, इसका वेट 25 किलोग्राम है और फिर दिया है इसका वेट 20 किलोग्राम है और इसका वाला वेट जो है 40 किलोग्राम, ये वाला वेट 40 किलोग्राम। यानी ये ऊपर वाला 15 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 40 किलो, 4 बंदर हैं, 4 मुखी हैं जो कि ये रस्सी पकड़ के लटक रहे हैं। और आपको सॉल्व ये करना है कि इनके कारण जो टेंशन लगेगा, टेंशन को दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जो फोर्स ये सीलिंग पर लगाएंगे उसी को हम टेंशन कह रहे हैं। सीलिंग उतने फोर्स लगाएगी रस्सी पर और वही जो खिंचाव उत्पन्न होगा उसी को टेंशन कह रहे हैं। तो वो कितना होगा सॉल्व करना है, जबकि इस तरह का केस है।
तो इसको भी हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। हम इसको क्या मान लें, सिस्टम मान लें। और ये सिस्टम अगर माना हमने, इसको सिस्टम मान लिया पूरा। अब सिस्टम एज ए होल के लिए हम ये देखते हैं कि इस पर जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और हम कह लेंगे इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस पर उतने फोर्स लगेगा जो ये नेट फोर्स होगा इस पर। अब नेट फोर्स देखते हैं कितना होगा। नेट फोर्स की बात करें तो हम कहेंगे F एक्सटर्नल इक्वल टू M ए सेंटर ऑफ मास। अब ए सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। ए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 प्लस M4 A4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म लगा दें, वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ देखिएगा कि अगर A1 की वैल्यू देखें, A1 ये मंकी अगर है तो इसका 1 है, और 15 kg है इंटू 1 प्लस M2 मतलब 25 किलोग्राम है, और इसका एक्सलेरेशन डाउनवर्ड है तो -3 हो जाएगा, प्लस M3 तो 20 है लेकिन वेलोसिटी 0 है, एक्सलेरेशन इसका 0 है। ठीक है, फिर अगर इसकी बात करो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से है, यानी हम इसका भी एक्सलेरेशन 0 है। तो इस तरह से टोटल मास जो है, टोटल मास हो गया 15, 25, इसमें अगर हम देखेंगे 40 हो जाएगा। और इसको अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मास 20 है, 20 इंटू 0 लिखेंगे, 20 इंटू 0, और ये 40 इंटू 0 है एक्सलेरेशन। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 15 माइनस 75 प्लस 0 अपॉन ये होगा 100, 60 और 40, 100। ये हो गया 60 माइनस में अपॉन 100, यानी 6/10 आपका ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन जो है, यहाँ पे माइनस साइन बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका नीचे की ओर जा रहा है, और वो 6/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर जाएगा पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। अगर हम ये कह रहे हैं ये पूरा सिस्टम एक बॉडी है पूरा सिस्टम, उस पर नेट एक्सेलरेशन ये सेंटर ऑफ मास है, और जिसका नेट एक्सेलरेशन 6/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी पर जितने फोर्स लगे हैं वो देख लें कितने फोर्स लगे। एक तो फोर्स आप देखिए इस मंकी पर लगेगा, इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड mg कह लो, और फिर इस मंकी पर लगेगा एक अपवर्ड फोर्स जो कि रस्सी के द्वारा लगाया जाएगा, रस्सी के। इसी तरह सभी मंकी पर इस तरह का फोर्स लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स लगा ऊपर की ओर लगा, टेंशन फोर्स, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ऊपर की ओर नेट टेंशन फोर्स लगा और नीचे एक वेट लगा है mg वेट, और इनके रिजल्टेंट फोर्स से ये मंकी का मूवमेंट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल मंकी पर वेट जो लग रहा है वो लग रहा है 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 40 इंटू जी है। ये आपका टोटल मंकी का वेट नीचे की ओर, और फिर होगा माइनस टेंशन ऊपर 3 लग रहा है, इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास इंटू दिस एक्सेलरेशन, यानी m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरह से
ये मंकी का मास है 100, तो ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टी उधर जाएगा, वो उधर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 100 इंटू 10 माइनस ये हो जाएगा 60, तो जाएगा 60, तो टोटल टेंशन जो आएगा वो आ जाएगा 940 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टेंशन आएगा। इसको न्यूटन में 940 न्यूटन का टेंशन आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 मंकी हैं, जिसमें से एक ऊपर एक्सेशन 1 मीटर पर सेकंड से, दूसरा 3 मीटर पर सेकंड से, नीचे की ओर स्क्वायर से एक्सेशन, बाकी जो है एक कांस्टेंट इसकी वेलोसिटी चल रहा है, एक रेस्ट में है। तो सबका जो है हमने पहले निकाला कि सबके कारण जो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, इन सबको हमने सिस्टम माना, इन सबको सिस्टम माना, और हमने कहा कि नेट एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, और फिर हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया। हमने कहा नेट एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर इसमें रखें, नेट मास रखते हैं और एक्सटर्नल टोटल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स एक तो टेंशन लग रहा है, दूसरा वेट लग रहा है, तो वेट और इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हमने देखा, नेट फोर्स को यहाँ वैल्यू पुट किया और टेंशन हमने सॉल्व कर दिया। तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लें तो हम सिंपली क्या है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला, उसका एक्सेशन निकाल लिया और वैल्यू पुट किया, सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसानी से इसको हम देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।